आपके मोबाइल फ़ोन्स को अंदर रख दीजिएगा। मोबाइल फ़ोन को बाहर निकालिए। जो स्टूडेंट एडवांस अकाउंट का चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, बेटा एक बार फ़ोन निकाल के ज्वाइन कर लीजिए। दो दो बन गए हैं, एक बार रुपेश को बुलाओ तो। ये एडवांस अकाउंट के दो चैनल बन गए हैं, एक को पुराने वाले को डिलीट कर दो, ये वाले को डिलीट करना पड़ेगा। जो पुराना वाला चैनल बना था ना, उसको डिलीट कर रहा हूँ। आप लोग अपना फ़ोन निकाल के एक बार नया वाला चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब उसके बाद फ़ोन को अंदर रख दीजिएगा। थोड़ा यहाँ देखेंगे सर। अंदर रख देना बेटा फ़ोन को। लिंक नहीं आया, लिंक भेजना है भाई को, पर्सनल भेजना। एक बार ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़। एक बार आप खड़े होंगे, क्या नाम है आपका? एक बार इनके लिए तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। ऑल इंडिया रैंक 17। इंटर में अपने को 10 कम करके 7 में आना है ना बेटा? कर लीजिए ज्वाइन बाकी लोग चैनल। एक बार 2 मिनट फ़ोन निकाल के अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लीजिए। जो पहले ज्वाइन किए होंगे ना बेटा, वो फिर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वो वाला चैनल डिलीट करके नया बनाया गया है। तो आप लोग फ़ोन को रख दीजिएगा प्लीज़। सब लोगों ने असाइनमेंट ले ली है ये वाली? किसी का ये वाली सीट नहीं है तो प्लीज़ खड़े हो जाइए। तो कल एक लूज सीट दी गई थी। भाई बात मत करना भाई। भाई बेटा, मैं आज की क्लास में आप लोग को, देखिए, जिन लोगों की कल की क्लास का बैकलॉग है ना बेटा, उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि कल की क्लास AS2 की इम्पॉर्टेंट क्लास थी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज की क्लास में आप लोगों को जो मैंने कल आप लोग को AS2 समझाया था, एक बार स्क्रीन देख लीजिएगा मैडम, स्क्रीन, ठीक नहीं?
ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, कल अपन ने AS2 में स्क्रीन में ये सब लिखा था कि इन्वेंट्री 3 टाइप की होती है, उसमें क्लोजिंग स्टॉक का आप लोग को आवाज़ आ रही है? तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट या NRV विचएवर इज लोअर पे होता है। कॉस्ट में 3 चीज़ें आती हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या आता है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या क्या आता है, अदर कॉस्ट में क्या क्या आता है। ओवरहेड 3 टाइप के होते हैं। फिर एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट, 5 चीज़ों को कॉस्ट से एक्सक्लूड करते हैं। ये सब कल अपन लोगों ने पढ़ा। फिर कल मैंने आप लोग को नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट बताया। फिर अपन लोगों ने कल की क्लास में आज बेटा आप लोग को वॉल्यूम 2 मिल जाएगा। वॉल्यूम 2 प्रिंट हो गया है। वॉल्यूम 3 में 2-3 दिन और लगेंगे। अब आप लोग वॉल्यूम 1 ना लेके आए बेटा क्लास में। जो आपको वॉल्यूम 1 मिला था ना, उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अब अपन लोग 1-1.5 महीना AS ही पढ़ेंगे, 1-1.5 महीना अकाउंटिंग पढ़ेंगे। तो उसमें वॉल्यूम 2 और 3 काम आएगा, 1 काम नहीं आएगा। बच्चों देखिए, कल मैंने आप लोग को ये वाला वॉल्यूम दिया था। इसमें AS2 का वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 दोनों का मर्ज है ये, है ना। फिर कल इसमें अपन लोगों ने एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस भी किया था। ये वॉल्यूम 3 में है बेटा। मतलब ये जहां से ये वाले पेज नंबर स्टार्ट होते हैं, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर सेम है, क्योंकि उधर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट है, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट है। अपने को पेज नंबर लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी में जब भी बनाएंगे ना, नहीं तो समझ नहीं आएगा कि कौन से वॉल्यूम का क्वेश्चन था। तो मेरे बच्चों सुनिएगा, कल अपनी ये 4 क्वेश्चन जो है ना, 5, 6, 7, 8, इन 4 क्वेश्चन का अपना कल बेस बन गया था। अब मैं आपको आज की क्लास में क्या करवाने वाला हूं, गौर कीजिएगा। देखो बेटा, वन थिंग आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई एवरीवन, जो मेरे AS के हर क्वेश्चन के पहले जो कॉन्सेप्ट नोट है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 अगर आप बनाएंगे तो उसके जस्ट पहले ये 1.5 पेज के कॉन्सेप्ट नोट है। ये कॉन्सेप्ट नोट बहुत ही बेहतरीन है। ये कॉन्सेप्ट नोट मेरे खुद के लिखे हुए हैं। द पॉइंट इज दैट आप कहीं पर भी अगर इन चारों क्वेश्चन में अटकते हैं ना, तो उसके पहले के कॉन्सेप्ट नोट पढ़ लेंगे ना, तो आपके चारों क्वेश्चन एकदम आराम से बनेंगे। ऐसे ही जनरल कॉन्सेप्ट है ये। जनरली अगर किसी चीज का कॉन्सेप्ट नोट नहीं होगा ना, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिनके कॉन्सेप्ट नोट नहीं है, उनको मैं क्लास में लिखवाता हूं। लेकिन जिनके कंसेप्ट नोट है ना, उसको क्लास में लिखवाने की जगह अपन बुक से कंसेप्ट नोट पढ़ के बेटा सीधा उन क्वेश्चंस को परफॉर्म करना शुरू करें। अब AS2 में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है। करीब आज के बाद करीब 3 से 4 क्लास और लगेगी बेटा। AS2 की करीब 4 क्लास और लगेगी, मान लीजिए आप लोग आज के बाद, तब पूरे कॉन्सेप्ट कवर होंगे AS2 के। तो बच्चों एक्चुअली मैं क्लैरिफाई कर दूं कि 7-8 अकाउंटिंग स्टड ऐसे हैं, 7-8 करीब, जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्चुअल है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में उन्हीं में से आते हैं। 7-8 AS हैं ऐसे। तो मेरा पहला अटेम्प्ट उन्हीं 7-8 AS को करवाना है। अब आज की क्लास में मैं क्या करवाऊंगा, सुनिएगा बच्चों। आज मैं आप लोग को पहले जो कल मैंने आपको पढ़ाया ना बेटा, इसके थोड़ा कॉन्सेप्ट नोट लिखवाऊंगा। ये जो कल अपन पढ़े ना, इसके कंसेप्ट नोट पहले अपन लिखेंगे। इसके कॉन्सेप्ट नोट लिखने के बाद फिर अपन लोग सीधा ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, इनमें से अगर मैं आपको 8 नंबर क्वेश्चन करवा देता हूं ना, तो पूरे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं इन 4 क्वेश्चन के। बाकी 3 क्वेश्चन में आपको फेयर में होमवर्क दूंगा। आज से आपका होमवर्क फेयर में रहेगा। और एडवांस अकाउंट का जो चैनल है ना, उसमें ज्वाइन करवाने का पर्पज़ यही था, क्योंकि मैं आपको ऑन ए डेली बेसिस जो होमवर्क दूंगा ना, उसके आंसर्स आपको मैं टेलीग्राम में शेयर करते जाऊंगा डेली। तो आप लोग अपने आंसर्स को उससे चेक कर सकते हैं। फिर
आज अपना 6 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए बेटा। कौन से 6 क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन ये वाले 5, 6, 7, 8 और 2 क्वेश्चन इधर वॉल्यूम नंबर 2 के हैं। ये 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये 1 और 2 2 क्वेश्चन इसके, और उधर के 4 क्वेश्चन, मतलब पेज नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, और ये देखिए पेज नंबर 33 तक वॉल्यूम 2 था, पेज नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, और इधर ये पेज नंबर 189 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। ये 6 क्वेश्चन अपना टारगेट होना चाहिए। इन 6 क्वेश्चन में, अब मेरे बच्चों, इन 6 क्वेश्चन में नॉर्मल ऑफ एबनॉर्मल लॉस वाला कंसेप्ट है, इसलिए ये 6 क्वेश्चन अपना टारगेट होना चाहिए। इन 6 में मैं 2 क्वेश्चन क्लास में करवा के बाकी 4 होमवर्क दूंगा, सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। तो बच्चों एक बार जरा 4-5 मिनट के अंदर एक काम करो तो मेरे बच्चों, आप थोड़ा एक बार आप लोग कल की क्लास का रिवीजन करो स्क्रीन देख के। आपकी कॉपी में कुछ लिखा हुआ नहीं है, देखो बेटा। क्विक रिवीजन करवा रहा हूं। तो AS2 का नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। AS2 ये बताता है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। AS2 में इन्वेंट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रॉ मटेरियल, WIP यानी इनकम्प्लीट यूनिट फिनिश गुड्स। मैंने तीनों की क्वांटिटी भी लिख दी समझाने के लिए। इन तीनों की जो ये क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी है, इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, ये AS2 है। प्रूडेंट कंसेप्ट, इसको मैं स्किप कर रहा हूं। वैल्यूएशन करते हैं कॉस्ट या NRV विचएवर इज लोअर पे। मैंने अभी आपको NRV का लेक्चर नहीं दिया है बेटा, रिलेवेंट टाइम पे लेक्चर दूंगा। अभी जो 6 क्वेश्चन अपने को बनाने हैं ना, उसमें NRV काम नहीं आएगा, उसमें कॉस्ट काम आएगी, क्योंकि इन 6 क्वेश्चन में NRV दिया ही नहीं है। तो इसलिए NRV को मैंने इंटेंशनली अभी स्किप कर रखा है। कॉस्ट का एक्सपर्ट नॉलेज कल की क्लास में हो गया था। इन्वेंट्री कॉस्ट में 3 चीजें आती हैं, कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट नेसेसरली टू बी इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। कॉस्ट ऑफ परचेज में परचेस प्राइस आती है, रेट इनवार्ड आता है, कोई भी टैक्स अगर आपने पे किया होगा जो कि नॉन रिफंडेबल है वो आएगा, लेकिन कोई भी ऐसा टैक्स जो रिफंडेबल है जिसका इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है वो कॉस्ट ऑफ परचेज में नहीं आता है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का मतलब होता है रॉ मटेरियल को FG में कन्वर्ट करने की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में 2 कॉस्ट आती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और प्रोडक्शन ओवरहेड। यहां पर प्रोडक्शन ओवरहेड आता है वेरिएबल भी और फिक्स भी। कॉस्ट नेसेसरली टू बी मेक टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन, एग्जांपल अनलोडिंग कॉस्ट, अनलोडिंग का कॉस्ट। दूसरा एग्जांपल डिजाइनिंग कॉस्ट। ये पूरा नॉलेज मैं आप लोग को अभी लिखवाने वाला हूं बेटा, है। फिर मैं आपको ये बताया था ओवरहेड या इनडायरेक्ट कॉस्ट 3 टाइप की होती है, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, FND। SND वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में कॉस्ट में कभी नहीं आता, प्रोडक्शन ओवरहेड हमेशा आता है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कब आएगा कब नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में मैं आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस देता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में अगर ऐसा लिखा होगा ना, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री, ये वर्ड लिखा होगा ना क्वेश्चन में, ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री, तो उसको इंक्लूड करेंगे, वो नेसेसरी कॉस्ट में आ जाएगा। अदरवाइज कुछ नहीं लिखा होगा ना तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, SND कभी नहीं करते हैं। फिर अपन लोगों ने एक्सपर्ट नॉलेज दिया था बेटा, एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट का। ये काफी स्पेशल नॉलेज है, तो काफी डिटेल में कल मैंने एक्सप्लेन किया था। 5 कॉस्ट को इन्वेंट्री कॉस्ट में एक्सक्लूड करते हैं। पहला है इंटरेस्ट कॉस्ट, लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट को एक केस में इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड भी करते हैं, और वो केस है अगर इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट होगा तो। क्वालिफाइंग एसेट किसको बोलते हैं? जिसको यूजेबल या सेलेबल बनाने में लंबा समय लगता हो। लंबा समय किसको बोलते हैं? 12 महीने या उससे ऊपर। तो नॉर्मली इन्वेंट्री नॉन क्वालिफाइंग एसेट होता है, इसलिए इन्वेंट्री कॉस्ट में इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज के लिए इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट भी हो सकता है, जैसे लिकर इंडस्ट्री, प्लांटेशन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये लोग इन्वेंट्री कॉस्ट में इंटरेस्ट कॉस्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। 5 कॉस्ट को एक्सक्लूड करते हैं। सेकेंड कॉस्ट है SND ओवरहेड। थर्ड कॉस्ट है एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस के बारे में
कल मैंने आप लोग को ये वाला एक्सपर्ट नॉलेज दिया था, नॉर्मल लॉस को इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, नॉर्मल लॉस इन्वेंट्री कॉस्ट में सीधा इंक्लूड नहीं होता, इनडायरेक्टली इंक्लूड होता है। कैसे इनडायरेक्टली? कॉस्ट पर यूनिट को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं? टोटल कॉस्ट को जब डिवाइड करते हैं ना क्वांटिटी से, तो क्वांटिटी क्या लेते हैं? नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को माइनस करने के बाद। तो नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को माइनस करने के बाद की क्वांटिटी लोगे तो कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट क्यों बढ़ा? नॉर्मल लॉस की वजह से, वो अपने आप कॉस्ट में इंक्लूड हो गया। लेकिन एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए जब डिनोमिनेटर में कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे ना, नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी माइनस होगी, एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी माइनस नहीं होगी। अपन कैसे कॉस्ट निकालते हैं इसका एक एग्जांपल कर मैंने दिया था। मान लो मैंने 10 लाख रुपए का 1000 टन कोयला रायगढ़ से मंगवाया, रायपुर तक पहुंचा 970 टन, 30 टन रास्ते में खराब हो गया। इसमें से अपने को एक्सपेक्ट था कि 1% का लॉस होगा, 10 टन का लॉस उम्मीद था, 1000 का 1% लॉस हो गया 30 टन। 20 टन जो एक्स्ट्रा लॉस हो गया उसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे? आईएमपी फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट अपॉन परचेस क्वांटिटी में से नॉर्मल लॉस क्वांटिटी को माइनस करके, तो 990 टन आ गया। इसको बोलते हैं नॉर्मल क्वांटिटी अवेलेबल। जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी ना, इसको 3 चीजों से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 चीजें हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे। मान लो 970 में से 950 टन कंज्यूम हो गया, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे। एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकालेंगे। एबनॉर्मल लॉस 20 टन है, 20 टन कैसे आया? 30 टन टोटल लॉस, 10 टन नॉर्मल लॉस, 20 टन एबनॉर्मल लॉस। और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? कितना माल मिला? 970, कितना कंज्यूम हो गया? 950, 20 टन क्लोजिंग स्टॉक आ गया। कॉस्ट पर यूनिट को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 950 टन से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। 20 टन से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा। और बाकी 20 टन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। ये मैंने आपको नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस कल एक्सप्लेन किया। फिर अपन ने एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट में 5 आइटम आते हैं। पहला इंटरेस्ट कॉस्ट, दूसरा एसएनडी ओवरहेड, तीसरा एबनॉर्मल लॉस, चौथा स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट में एक एक्सेप्शन भी है। स्टोरेज कॉस्ट को मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है। देखिए बेटा, स्टोरेज कॉस्ट को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जैसे स्टोर डिपार्टमेंट है, जैसे वेयर हाउस है, ये लोग अपना माल रखते हैं, वहां जो खर्चा लगता है ना, उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक जो एक्सेप्शन है ना, वो एक्सेप्शन ये है बेटा, अनलेस सच स्टोरेज इज प्रायर टू अनदर प्रोसेस। यानी स्टोरेज कॉस्ट को अपन लोग इन्वेंट्री कॉस्ट में एक केस में इंक्लूड करेंगे बेटा, और वो केस है अगर एक प्रोसेस से माल निकल के दूसरे प्रोसेस में जाने से पहले बीच में स्टोर हुआ है। मैंने आपको इसको डायग्रामेटिक फॉर्मेट में ऐसे एक्सप्लेन किया था कि मान लो एक रोलिंग मिल है, उसमें 3 प्लांट से होके माल गुजरता है, तब फिनिश गुड बनता है। प्लांट 1 से माल बन के निकला, प्लांट 2 में जाने के लिए रेडी है, बीच में लेकिन उसको ठंडा करने के लिए 10-12 दिन स्टोर करना पड़ता है। वो जो स्टोरेज कॉस्ट लगेगी ना, उसको इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि वो 2 प्रोसेस के बीच में स्टोरेज कॉस्ट लग रही है। अदरवाइज इन जनरल स्टोरेज कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब आइए, आखिरी कॉस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नेसेसरी कॉस्ट में आ भी सकता है, उसके देखिए यहां मैंने लिखा था, उस केस में वो कॉस्ट में इंक्लूड होगा, नहीं भी आएगा, नहीं इंक्लूड होगा। मैंने आज आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया मेरे बच्चों। प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में ऐसा लिखा हो ना, मटेरियल लाने में लगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द मटेरियल, तो ब्रिंगिंग द मटेरियल लिख दिया, मतलब वो नेसेसरी कॉस्ट हो गया, उसको इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। खाली एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिखा है ना बच्चों, वो इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। तो इतना नॉलेज कल अपन ने लिया था। अब मैं बेटा आपको एक बार इनको पूरा लिखवा रहा हूं। अच्छा बेटा, लिखवाना शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने प्री बैच की क्लास ज्वाइन की थी ना, उन बच्चों को अपनी कॉपी में करीब 10 पेज ब्लैंक छोड़ देना चाहिए। 10 पेज आगे पीछे, मतलब 20 पेज। पर्पस, अपने डिबेंचर के लंबे क्वेश्चन नहीं हुए हैं, 10 क्वेश्चन। तो डिबेंचर के लंबे क्वेश्चन बनाने में अपने को करीब 20 पेज लग जाएंगे। 10 जो प्री बैच वाले हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर तक हो गया था, उनके लिए। तो आप लोग
वो बच्चे 10 पेज आगे पीछे छोड़ के फिर एक नए पेज में लिखिए क्योंकि 10 क्वेश्चन बचे हैं, है ना, डिबेंचर के, और लंबे क्वेश्चन है वाले, तो उनमें हर क्वेश्चन में 2 पेज लग जाता है। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बच्चों थोड़ा स्पीड से लिखिएगा। मैं एकदम स्टार्ट कर रहा हूं लिखवाना। पहले आप लोग एक नए पेज में हेडिंग लिखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पहला पॉइंट लिखिए, मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। इसको आप एक छोटे से फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख लो। फर्स्ट एरो में रॉ मटेरियल लिख लो, सेकंड एरो में वर्क इन प्रोसेस। इसके 2 नाम हैं, इसको वर्क इन प्रोग्रेस भी बोलते हैं, वर्क इन प्रोसेस भी बोलते हैं। ब्रैकेट में लिखिएगा अनफिनिश्ड गुड्स या इनकम्प्लीट गुड्स। या इनकम्प्लीट यूनिट्स। और तीसरा है फिनिश्ड गुड्स। इसको स्टॉक इन ट्रेड भी कहा जाता है, फिनिश्ड गुड्स को स्टॉक इन ट्रेड। तो पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया है बच्चों। इन्वेंट्री की मीनिंग फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखवा दिया हूं बेटा। इन्वेंट्री में 3 चीजें आती है बच्चों। पहला है रॉ मटेरियल, दूसरा है वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस। उसके 2 नाम और है बेटा, उसको अनफिनिश्ड गुड्स बोलते हैं या उसको इनकम्प्लीट गुड्स बोलते हैं। और तीसरा है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स को स्टॉक इन ट्रेड भी कहा जाता है। भाई 24 रहने दे भाई, 27 कर दे भाई। मेरे को रायपुर ही रहने देना है, कश्मीर नहीं बनाना है बेटा। अब लिखिए सेकंड पॉइंट, मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन वर्ड का क्या मतलब होता है बेटा? इट मीन्स वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉर पर्पज ऑफ शोइंग इन बैलेंस शीट। एक वर्ड अंडरलाइन कीजिएगा बच्चों, वो वर्ड है क्लोजिंग स्टॉक। तो वैल्यूएशन वर्ड का मतलब होता है मेरे बच्चों क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना बेटा।
ताकि उसको बैलेंस शीट में दिखा सके। यानी वैल्यूएशन का मतलब होता है वो वैल्यू जिस वैल्यू पे स्टॉक को बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 लिखिए। हाउ टू वैल्यू इन्वेंट्री। हाउ टू वैल्यू इन्वेंट्री। आंसर लिखिए। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट, इसके बाद थोड़ा सा आप लोग एक प्रॉपर मतलब पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन टाइप लिखिएगा बेटा, एक दो लाइन गैप छोड़ के। कॉस्ट, कॉस्ट को ब्लॉक लेटर में लिखिएगा बेटा, कॉस्ट और ऐसे बॉक्स बना दीजिएगा, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू शॉर्ट फॉर्म एनआरवी विच एवर इज लोअर, शॉर्ट फॉर्म WEL। तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। पॉइंट नंबर 4 लिखिए। हाउ टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। आप लोग कॉस्ट वर्ड को ब्लॉक लेटर में लिख सकते हैं, अगर हाइलाइटर लाए हैं तो हाईलाइट भी कर सकते हैं कॉस्ट वर्ड को, क्योंकि अपना पूरा डिस्कशन कॉस्ट वर्ड में ही है। हाउ टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इसमें आप तीन तीन चार्ट बना लीजिए। ऊपर लिख लीजिए कॉस्ट इंक्लूड, फर्स्ट एरो कॉस्ट ऑफ परचेस, एक बॉक्स में बीच में एक प्लस का साइन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, सेकेंड एरो, बीच में एक प्लस का साइन। इसको मैं लंबा ना लिखवा के अदर कॉस्ट लिखवा रहा हूं, बाद में लिखवाऊंगा लंबा, प्लस अदर कॉस्ट। अब मैं अगले 3 पॉइंट जो है ना बेटा, वो इन तीनों को डिवोट करना चाहूंगा। अगले पॉइंट में मैं कॉस्ट ऑफ परचेस का एक्सपर्ट नॉलेज लिखवाऊंगा बेटा, उससे अगले पॉइंट में कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का, आखिरी पॉइंट में अदर कॉस्ट का। तो कॉस्ट में 3 चीजें इंक्लूड होती हैं, कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट। आइए पॉइंट नंबर 5। आप ब्लॉक लेटर में लिख सकते हैं मेरे ख्याल में इसको, कॉस्ट ऑफ परचेज वर्ड को। इसको आप एक सीधा ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, परचेस प्राइस प्लस फ्रेट इनवॉल्व प्लस
टैक्स पेड ऑन परचेस, इन तीनों का सम कर दिया तो आ गया कॉस्ट ऑफ परचेस। तो कॉस्ट ऑफ परचेस का मैंने एक आपको फॉर्मेट लिखवा दिया है। परचेस प्राइस में फ्रेट इनवार्ड जोड़ो, टैक्स पेड ऑन परचेस को प्लस करो तो कॉस्ट ऑफ परचेज आ गया। नीचे कुछ नोट्स लिखिए, ये 5th पॉइंट में ही नोट्स लिखना है बच्चों। नोट्स नंबर ए, एनी ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट विल बी डिडक्टेड, डिडक्टेड वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिएगा, while कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ परचेस। अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट होगा, कोई रिबेट होगा, तो उसको कॉस्ट ऑफ परचेस निकालते समय माइनस कर दिया जाएगा। बट कंडीशनल कैश डिस्काउंट, कंडीशनल कैश डिस्काउंट क्या होता है ये मैं नहीं लिखवा रहा हूं बच्चों, एक बार बोल दे रहा हूं। कंडीशनल कैश डिस्काउंट यानी जो आपको कंडीशन पे मिला है कि जैसे 30 दिन में पे करेगा तब मैं तेरे को ये डिस्काउंट दूंगा, तो उसको बोलते हैं कंडीशनल कैश डिस्काउंट मेरे बच्चों। बट कंडीशनल कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड। तो कॉस्ट ऑफ परचेज में ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट माइनस होता है बच्चों, लेकिन कंडीशनल कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होता बच्चों। पॉइंट नंबर बी, इफ एनी टैक्स इज पेड ऑन परचेस which is subsequently refundable or input credit is available, मामा अगर आपने कोई टैक्स पे किया है परचेज में बेटा, जो कि बाद में रिफंडेबल हो जाएगा बेटा, या बाद में उसका अपने को इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा बेटा, देन इट इज नॉट, नॉट वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ परचेस। तो अगर कोई टैक्स आपने पे किया है उसके अगेंस्ट में अपने को रिफंडेबल हो जाएगा या इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ परचेज में नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ परचेज का डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। दो स्पेशल नोट आ गए हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट रिबेट के बारे में, एक टैक्स के बारे में। अब पॉइंट नंबर 6 में लिखिए बच्चों, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। नंबर ए, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मीन्स cost of converting raw material into finished goods। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का बेसिक मीनिंग क्या होता है वो लिखवाया हूं मेरे बच्चों। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का बेसिक मीनिंग होता है बच्चों, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट। नंबर बी, टू कॉस्ट आर
ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। दो कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में लेते हैं बेटा, इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखवा रहा हूं। पहला डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में आता है। दूसरा वेरिएबल एंड फिक्स्ड, यहां पर ये प्रोडक्शन जो वर्ड लिख रहे हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रेड पेन से लिख रहा हूं। देखिए इसको, प्रोडक्शन ओवरहेड। क्योंकि अगर आपने प्रोडक्शन वर्ड को ध्यान नहीं दिया ना, तो आपको पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इसमें नहीं आता। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में दो कॉस्ट आती है बच्चों, एक आती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एक आती है वेरिएबल एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड बेटा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 में, अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट, अदर कॉस्ट में पहले ए पॉइंट, कॉस्ट नेसेसरली टू बी इनकर्ड to bring the inventory, to bring the inventory to their present location and condition। ये बेटा एक याद करने वाली लैंग्वेज है बच्चों। हिंदी मतलब इसका है, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो इन्वेंट्री को उसकी आज की स्थिति तक लाने के लिए अनिवार्य कॉस्ट हो। कॉस्ट नेसेसरली टू बी इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू दियर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन आर इंक्लूडेड इन, इंक्लूडेड वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। पॉइंट नंबर बी, फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल अनलोडिंग कॉस्ट। अनलोडिंग कॉस्ट यानी जैसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा, आपके स्टोर तक रॉ मटेरियल पहुंचा, उसको उतरवाने का खर्चा, उसको उतरवाने का खर्चा, वो कॉस्ट नेसेसरली टू बी इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन आता है, वो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल डिजाइनिंग कॉस्ट। डिजाइनिंग कॉस्ट से यहां क्या मतलब है मेरे बच्चों, जैसे आप किसी के लिए कोई फिनिश गुड्स बना रहे हो, तो उस फिनिश गुड्स की स्पेशल डिजाइनिंग करवा रहे हो, डिजाइनिंग का जो खर्चा लगेगा वो भी अदर कॉस्ट में आएगा। तीसरा एग्जाम्पल आईएमपी है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसमें जो ये लाइन है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर ब्रिंगिंग द मटेरियल, फॉर ब्रिंगिंग द मटेरियल आईएमपी वर्ड है बच्चों। आपको पता होना चाहिए बेटा कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नॉर्मली इन्वेंट्री कॉस्ट में नहीं आता, लेकिन अगर एग्जाम में ये वर्ड दिया होगा ना फॉर ब्रिंगिंग द मटेरियल बेटा, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये आपके हो गए बेसिक 7 पॉइंट। एक बार 2 मिनट टाइम दे रहा हूं बच्चों, एक बार रीड मार लीजिए तो 7 पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट में इन्वेंट्री का मीनिंग लिखवाया गया,
सेकंड में वैल्यूएशन का मीनिंग लिखवाया गया। थर्ड पॉइंट में इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो लिखवाया गया। फोर्थ पॉइंट में कॉस्ट में क्या क्या आता है वो लिखवाया गया। फिफ्थ पॉइंट में कॉस्ट ऑफ परचेज लिखवाया गया। सिक्स्थ पॉइंट में कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लिखवाया गया। सेवंथ पॉइंट में अदर कॉस्ट लिखवाया गया। अब मैं आपको लिखवाता हूं 8 नंबर पॉइंट। एक ब्लॉक लेटर में हेडिंग लिखिएगा, एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट। एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट। एक्सक्लूजन कॉस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। हिंदी में किसी को लिखना हो तो लिख लीजिएगा, कॉस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका भी पहले एक बार थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना लेंगे। ऐसी 5 कॉस्ट है बेटा जिसको कॉस्ट से एक्सक्लूड किया जाता है बच्चों। तो इस फ्लो चार्ट में 5 एरो बनाएंगे। फर्स्ट कॉस्ट है बेटा इंटरेस्ट कॉस्ट। सेकंड कॉस्ट है बेटा एबनॉर्मल लॉसेस। थर्ड कॉस्ट है बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फोर्थ कॉस्ट है बेटा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट में आता भी है और नहीं भी आता है, इसलिए उसको अपने ऊपर भी लिखा है अदर कॉस्ट में, इंक्लूड वाले में, और यहां एक्सक्लूड में भी लिख रहे हैं क्योंकि वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। और पांचवी कॉस्ट है स्टोरेज कॉस्ट। ये आपने लिखा है बच्चों एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट बेटा, यानी कॉस्ट में क्या क्या एक्सक्लूड किया जाएगा। इंटरेस्ट कॉस्ट है पहला, दूसरा है एबनॉर्मल लॉसेस, तीसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, चौथा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, पांचवा है स्टोरेज कॉस्ट। अब मैं आपको इन सब का डिटेल लिखवा रहा हूं, लेकिन इसके पहले नोट लिख लीजिएगा। द एबोव 5 कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड। नॉट इंक्लूडेड वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन 5 कॉस्ट को इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। इन 5 कॉस्ट को इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता है, नॉट इंक्लूडेड। अब इनका सबका डिटेल बेटा, इसको एक काम करता हूं मैं, अलग अलग पॉइंट बना के लिखवाता हूं, उससे उसका सिग्निफिकेंस दिखते रहेगा आपको। बेटा मैं इंटरेस्ट कॉस्ट को शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं INTT कॉस्ट। अलग अलग पॉइंट बना रहा हूं, 9 नंबर पॉइंट। नॉर्मली, नॉर्मली वर्ड इंपॉर्टेंट रहता है ना बेटा, नॉर्मली। नॉर्मली इंटरेस्ट कॉस्ट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री unless they qualify to be so included as per एक नए एएस का नंबर 16। तो 9 नंबर पॉइंट में आपको क्या लिखवाया गया है, देखिए मेरे बच्चों, कि नॉर्मली इंटरेस्ट कॉस्ट को अपन इन्वेंट्री कॉस्ट में से एक्सक्लूड करते हैं। मुझे लगता है कि आप बच्चों को एक्सक्लूडेड वर्ड को अंडरलाइन करना चाहिए।
नॉर्मली इंटरेस्ट कॉस्ट को अपन इन्वेंट्री कॉस्ट में से एक्सक्लूड करते हैं मेरे बच्चों, लेकिन एक एक्सेप्शन है उसका, ध्यान से पढ़िएगा। अनलेस दे क्वालिफाई टू बी सो इंक्लूडेड एज पर AS 16। अनलेस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, मतलब एक केस में उसको इंक्लूड भी कर सकते हैं। पैराग्राफ चेंज। एज पर AS 16 if inventory is क्वालिफाइंग एसेट, ये क्वालिफाइंग एसेट एक IMP वर्ड है मेरे बच्चों, ये एक लीगल वर्ड है, क्योंकि बेटा शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए QA। अब मैं आपको AS 16 के एक्सट्रैक्ट लिखवा रहा हूं मेरे बच्चों। एज पर AS 16 इफ इन्वेंट्री इज क्वालिफाइंग एसेट, बेटा अगर इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट है, दैट इज क्वालिफाइंग एसेट किसको बोलते हैं? इट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज more than or equal to 12 month, then interest cost will be included in cost of inventory। मतलब क्या निकला इन दोनों पैराग्राफ का मेरे बच्चों? इन दोनों पैराग्राफ का कंबाइंड मतलब ये निकला मेरे बच्चों कि नॉर्मली इंटरेस्ट कॉस्ट को इन्वेंट्री की कॉस्ट में से एक्सक्लूड किया जाता है, मगर इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है बेटा AS 16, अगर कोई इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट होगी। क्वालिफाइंग एसेट एक इन्वेंट्री को कब बोलते हैं? जब उसको इट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 12 मंथ और मोर। एक लाइन छोड़ दिया मैं, इट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम दैट इज 12 मंथ और मोर। इसके 12 मंथ और मोर के आगे एक लाइन छूट गई मेरे से, टू मेक इट सेलेबल। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन छूट गई, टू मेक इट सेलेबल। टू मेक इट सेलेबल मतलब उसको सेलेबल बनाने में लंबा समय लगता हो। मेक इट सेलेबल, उसको सेलेबल बनाने में लंबा समय लगता हो। जैसे कि एग्जाम्पल लिख लीजिएगा इसी पैराग्राफ के। फॉर एग्जाम्पल, लिकर इंडस्ट्री पहला एग्जाम्पल, प्लांटेशन इंडस्ट्री सेकेंड एग्जाम्पल, एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स। इन्वेंट्री मे बी क्वालिफाइंग एसेट। ये 3 एग्जाम्पल लिखवाया हूं, लेकिन मे बी वर्ड लिखा हूं बीच में। लिकर इंडस्ट्री के लिए, प्लांटेशन इंडस्ट्री के लिए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है। इतना नॉलेज, इनफ नॉलेज है आपके सिलेबस के लिए मेरे बच्चों। इंटरेस्ट कॉस्ट में एक बार अपने नॉलेज को समराइज कर लेंगे मेरे बच्चों। इंटरेस्ट कॉस्ट को इन्वेंट्री कॉस्ट में नॉर्मली एक्सक्लूड करते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि अगर कोई ऐसी इन्वेंट्री है जिसको सेलेबल बनाने में लंबा समय लगता हो, लंबा समय मतलब 12 महीने या उससे ऊपर लगते हो, तब उसको अपन लोग क्वालिफाइंग एसेट मानते हैं, तब इंटरेस्ट कॉस्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। 3 एग्जाम्पल को आप बच्चे अंडरलाइन कर सकते हैं। लिकर इंडस्ट्री पहला एग्जाम्पल, प्लांटेशन इंडस्ट्री सेकंड एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट थर्ड एग्जाम्पल। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को टोटल 5 पॉइंट लिखवाने की तैयारी कर रहा हूं। 5 पॉइंट किस चीज के, एक बार देख लीजिएगा। कौन कौन सी चीजों को कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता। पहले मैं ऊपर उसका फ्लो चार्ट बनवा चुका हूं। इंटरेस्ट कॉस्ट, आप इंटरेस्ट कॉस्ट के नीचे पॉइंट नंबर 9 वर्ड लिख सकते हैं। एबनॉर्मल लॉस के नीचे पॉइंट नंबर 10 वर्ड लिख सकते हैं।
एसएनडी ओवरहेड की तो जरूरत ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के नीचे पॉइंट नंबर 11, स्टोरेज के नीचे पॉइंट नंबर 12। एसएनडी ओवरहेड में कुछ नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि वो अपने आप में कंप्लीट है। एसएनडी ओवरहेड कॉस्ट में कभी नहीं आता। आप इन चारों पॉइंट के नीचे 4 पॉइंट लिख लो। अब आइए पॉइंट नंबर 10, एबनॉर्मल लॉसेस। इसमें एक लीगल लैंग्वेज है बेटा, एक बार वो लीगल लैंग्वेज लिखवा रहा हूं याद करने के लिए, और ये लीगल लैंग्वेज है एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, कॉमा, लेबर एंड ओवरहेड आर excluded from cost of inventory and recognized as expense। ये एबनॉर्मल लॉस की लीगल लैंग्वेज थी बेटा। इसको एक बार आप थोड़ा सा दिमाग में सेट कर सकते हैं। एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, वेस्टेड WAST, लेबर एंड ओवरहेड आर excluded from cost of inventory and recognized as expense। next arrow, but normal loss is included in cost। इसका एक एग्जाम्पल लिखवाना चाहूंगा बेटा, लिखिए एग्जाम्पल। You purchased 1000 ton coal at cost of rupees 10 lakh। You expected 1% transit loss। You actually received 970 ton, out of which 950 ton is consumed। एक एग्जाम्पल, आपने 1000 टन कोयला 10 लाख रुपए में खरीदा, फुल स्टॉप। आपको उम्मीद थी 1% का ट्रांजिट लॉस होगा, फुल स्टॉप। एक्चुअली आपको 970 टन कोयला मिला, जिसमें से 950 आपने कंज्यूम कर लिया। सॉल्यूशन लिखिए। स्टेप नंबर 1, कंप्यूट कॉस्ट पर टन ऑफ गुड यूनिट। कंप्यूट कॉस्ट पर टन ऑफ गुड यूनिट, मतलब अच्छी यूनिट की कॉस्ट पर टन निकालो। इसके लिए फॉर्मूला होगा कॉस्ट पर टन ऑफ गुड यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी परचेस्ड। ये जो माइनस कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको रेड पेन से लिख रहा हूं, माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। सबसे पहले अपन निकालेंगे इस क्वेश्चन में कॉस्ट पर टन ऑफ गुड यूनिट। कॉस्ट पर टन ऑफ गुड यूनिट निकालने का फॉर्मूला होगा मेरे बच्चों
कॉस्ट पर टन ऑफ गुड यूनिट इक्वल टू, अपना कैलकुलेटर निकाल लेंगे अब आप लोग, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी परचेस्ड माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। अब इस क्वेश्चन में फिगर पुट कीजिए, 10 लाख रुपए है टोटल कॉस्ट, डिवाइडेड बाई क्वांटिटी परचेस्ड है 1000 टन, माइनस जो अपन एक्सपेक्ट करते हैं ना, अपने को उम्मीद थी 1% का ट्रांजिट लॉस हो जाएगा, इसी को नॉर्मल लॉस कहा जाता है मेरे बच्चों। तो माइनस 1% ऑफ 1000 टन, ₹10 लाख अपॉन 1000 टन माइनस 10 टन। जब आप इसको पर यूनिट निकाल लोगे ना बेटा अपनी कॉपी में लिखने के लिए, तो 2 डिजिट का राउंड ऑफ नहीं करना बेटा, इसको 4 से 5 डिजिट तक लेके जाते हैं। इसका लॉजिक बता रहा हूं बेटा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा। इसका लॉजिक है, नॉर्मल लॉस से अपनी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है, क्योंकि नॉर्मल लॉस तो अपने को मालूम ही था होगा भाई, तो अपन 10 लाख रुपए को 1000 टन की कॉस्ट कैसे मान सकते हैं। अपने को तो पहले से ही मालूम था 10 टन तो जाएगा ही जाएगा, तो 10 लाख रुपए को 1000 टन की कॉस्ट नहीं मान सकते अपन ये मानेंगे कि 10 लाख रुपए 990 टन की कॉस्ट है। अपन एक लाइन लिखे हैं मेरे बच्चों, जरा पढ़ना तो, ये देखो, ये लाइन देखो, नॉर्मल लॉस को कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं बच्चों कि नॉर्मल लॉस कॉस्ट में अलग से इंक्लूड नहीं होता। ये फॉर्मूले में आपने क्या किया, नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में माइनस कर दिया, तो कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई। नॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई, तो वो इनडायरेक्टली आपने नॉर्मल लॉस को कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया। नॉर्मल लॉस को कॉस्ट में इंक्लूड करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, बल्कि कॉस्ट पर यूनिट निकालते समय नॉर्मल लॉस को जब डिनोमिनेटर में आप माइनस करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है, इनडायरेक्टली आपने नॉर्मल लॉस से कॉस्ट को बढ़ा दिया है बेटा। तो 10 लाख अपॉन 990 कर देंगे बच्चों, और जैसा मैंने आपको हिंट दिया, इसको आप 3 डिजिट तक ले आ सकते हो, क्योंकि 4 डिजिट जीरो है इसलिए। तो ₹1010.101, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। अब लिखिए स्टेप नंबर 2, कंप्यूट 3 क्वांटिटीज। 3 क्वांटिटी निकालो बेटा। ए, कंज्यूम्ड क्वांटिटी, ये है 950 टन। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने आपको लिखवाया है कि 950 टन कंज्यूम हो गया, तो 950 टन हो गया कंज्यूम्ड क्वांटिटी। नंबर बी लिखिए, एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी। एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला होगा टोटल लॉस माइनस नॉर्मल लॉस। टोटल लॉस निकालने का फॉर्मूला होगा परचेस्ड क्वांटिटी माइनस रिसीव्ड क्वांटिटी। तो पहले आप लोग 3 अलग अलग क्वांटिटी निकाल लीजिए मेरे बच्चों। 3 क्वांटिटी कौन कौन सी होगी? एक, आपने कितना कंज्यूम कर लिया, आपने कंज्यूम किया है 950 टन बेटा। सेकेंड क्वांटिटी निकाल लीजिए बेटा, एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है। एबनॉर्मल लॉस किसको बोलते हैं? नॉर्मल से ऊपर जो लॉस हुआ, जितना सोचे थे उससे ऊपर जो लॉस हुआ उसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। कैसे निकालेंगे एबनॉर्मल लॉस? टोटल लॉस में से नॉर्मल लॉस को माइनस करके। टोटल लॉस कैसे निकालेंगे? परचेस्ड क्वांटिटी माइनस रिसीव्ड क्वांटिटी। आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो बच्चों, आपने 1000 टन माल परचेस किया था,
लेकिन पहुंचा 970 टन, लेकिन पहुंचा 970 टन। 30 टन आपका रास्ते में चोरी वोरी हो गया या गायब हो गया। ये 30 टन आपका टोटल लॉस है, ये 30 टन टोटल लॉस है। परचेस क्वांटिटी में से रिसीव्ड क्वांटिटी को माइनस करके आ गया टोटल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस निकाल लीजिएगा। 30 टन का लॉस हुआ, ये एबनॉर्मल लॉस का शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन अपने को पहले से उम्मीद थी कि 10 टन का तो नुकसान होगा ही होगा, तो एक्स्ट्रा लॉस जो हुआ ना उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, और वो आएगा 20 टन। एक्स्ट्रा लॉस को बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, वो आएगा 20 टन बेटा। और अब तीसरी क्वांटिटी निकालिए, क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी। क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला होगा रिसीव्ड माइनस कंज्यूम्ड। नाइन 70 टन आपके पास आया, उसमें से 950 टन आपने कंज्यूम कर लिया, बाकी 20 टन क्लोजिंग स्टॉक में बचा है। तो आपने 3 अलग अलग क्वांटिटी निकाल लेना है मेरे बच्चों। कंप्यूट 3 क्वांटिटी, पहला कंज्यूम्ड क्वांटिटी, दूसरा एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी जिसका फॉर्मूला है टोटल लॉस माइनस नॉर्मल लॉस। टोटल लॉस का फॉर्मूला है परचेस क्वांटिटी माइनस रिसीव, फिर एबनॉर्मल लॉस शॉर्ट फॉर्म है ये। और अब लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, एलोकेट टोटल मटेरियल कॉस्ट ऑफ 10 लाख रुपए इन एबोव 3 क्वांटिटी। जो आपकी टोटल मटेरियल कॉस्ट 10 लाख आई थी ना, उसको इन तीनों में अलोकेट करना है, उसको इन तीनों में अलोकेट करना है। इसके लिए एक फॉर्मेट बना लीजिएगा। सीरियल नंबर पहला कॉलम, आइटम सेकंड कॉलम, क्वांटिटी थर्ड कॉलम, कॉस्ट पर यूनिट फोर्थ कॉलम, और टोटल कॉस्ट फिफ्थ कॉलम, विच इज कॉलम 3 into 4। तो 5 कॉलम का एक फॉर्मेट बनता है। जो अपने 10 लाख रुपए मटेरियल कॉस्ट लगी थी ना, उसको अपन 3 पार्ट में एलोकेट करते हैं बेटा। इसको बोलते हैं एलोकेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। सीरियल नंबर पहला, आइटम दूसरा, क्वांटिटी तीसरा, कॉस्ट पर यूनिट चौथा, और टोटल कॉस्ट पांचवा, जिसका फॉर्मूला होगा 3 into 4। अब आप लोग इसमें वो तीनों आइटम लिख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ऊपर स्टेप 2 को रिफर करेंगे बेटा। सेकंड है कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। थर्ड है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, सेकंड है कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, थर्ड है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तीनों की क्वांटिटी आप ऊपर निकाल चुके हो, लिख लीजिएगा। मटेरियल कंज्यूम्ड की क्वांटिटी है 950 टन, एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी है 20 टन, क्लोजिंग स्टॉक की भी क्वांटिटी है 20 टन। स्टेप 1 में जाएं, आपने कॉस्ट पर यूनिट वहां निकाला था 1010.101, 1010.101, 1010.101। लास्ट कॉलम को फिलअप कर लीजिएगा। लास्ट कॉलम का टोटल 10 लाख के बराबर आना चाहिए। लास्ट कॉलम में आप लोग खुद ही कर लें, पैसे मत लिखिएगा। लास्ट कॉलम में पैसे को राउंड ऑफ कर दीजिएगा। टोटल लेकिन 10 लाख आना चाहिए। एक मैथमेटिकल बात आप बच्चों के सामने शेयर कर रहा हूं
मैथमेटिक्स ये बोलता है बेटा कि आप अगर किसी चीज को जितने से डिवाइड किए हो उतने से ही मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट सेम आ जाएगा। यहां पर आपने क्या किया देखिए, आपने 10 लाख रुपए को मेरे बच्चों यहां 990 से डिवाइड किया बेटा, आपने 10 लाख को बेटा 990 से डिवाइड किया बेटा, और अब आप जो पर यूनिट आया ना उसको 990 से ही वापस मल्टीप्लाई कर रहे हो। देखो बेटा, तो मैथमेटिकली मल्टीप्लाई करने के बाद सम करेंगे तो वो 10 लाख ही आना चाहिए। इसको बोलते हैं एलोकेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। अब आइए चेक कर लीजिएगा, आपका 1-2 रुपए का फर्क राउंडिंग ऑफ के कारण हो सकता है बस खाली, और 1 रुपए को राउंड ऑफ कर दीजिएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 959,596। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस आ गया 20202। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी सेम आ जाएगा 20202। ये आपका एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस का एक पूरा एग्जाम्पल लिखवा दिया गया है। अब मेरे बच्चों जरा अपने कंसेप्ट नोट जो आप लिख रहे हैं उसमें ऊपर जाएंगे। ये कंसेप्ट नोट स्टार्ट कहां से हुए थे देखिए, इसका बेस था पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 था एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट। कौन कौन सी चीजों को कॉस्ट से एक्सक्लूड करते हैं? 5 चीजों को एक्सक्लूड करते हैं। पहला इंटरेस्ट कॉस्ट, इसका पूरा डिटेल नॉलेज लिखवा दिया हूं। एबनॉर्मल ऑफ डिटेल नॉलेज लिखवा के एग्जाम्पल लिखवा दिया हूं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में कुछ बोलने के लायक नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए उसमें कुछ नहीं लिखवा रहा हूं। लेकिन कुछ नहीं लिखवा रहा हूं तो आप सब बच्चों को समझना चाहिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमेशा कॉस्ट से एक्सक्लूड होता है। अब 2 बचे हैं बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और स्टोरेज कॉस्ट। फिर अपन लोग अपनी सीट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। बस ये 2 पॉइंट और लिखवाना है। पॉइंट नंबर 11 लिख लीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। दे मे और मे नॉट बी, दे मे और मे नॉट बी included in cost of inventory। paragraph change। normally if you are only given इनवर्ट कॉमा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का शॉर्ट फॉर्म है AOH, then don't include in cost of inventory। अगर आपको खाली एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिखा है ना मेरे बच्चों, तो उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड मत करो। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब इसको मैं डिटेल में इलॉबरेट करवा रहा हूं। नॉर्मली अगर खाली एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिखा है ना, उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मत लो, पैराग्राफ चेंज। बट इफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फॉर ब्रिंगिंग द मटेरियल गिवन, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा और एक बड़ा कंसेप्ट देना चाहता हूं, उसको लिखवाऊंगा नहीं। इनफैक्ट आपको थोड़ा सा सब्जेक्टिव होना पड़ेगा बेटा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बाद कोई भी ऐसी लैंग्वेज दिखी है ना जो ये शो करती है कि वो खर्चा ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन के लिए अनिवार्य है, तो उसको इंक्लूड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहां पर मैंने ब्रिंगिंग द मटेरियल जो वर्ड लिखवाया है ना, ये एग्जाम के क्वेश्चन में आया था इसलिए लिखवाया है, लेकिन आपको थोड़ा इलॉबरेटिव होना चाहिए इसमें कि जब भी AOH में ये लिखा हो ना और ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन, तो फिर उसको इंक्लूड करेंगे, नहीं तो निकलेंगे। तो बट इफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फॉर ब्रिंगिंग द मटेरियल गिवन, देन
इंक्लूड इन कॉस्ट, इंक्लूड इन कॉस्ट। अब आज की क्लास का लास्ट पॉइंट बेटा, स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट और वेयर हाउस where raw material and finished goods are kept. स्टोरेज कॉस्ट का मतलब होता है बच्चों स्टोर डिपार्टमेंट या वेयर हाउस की कॉस्ट, जहां पर रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स को रखा जाता है। स्टोर डिपार्टमेंट या वेयर हाउस की कॉस्ट, जहां पर रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स को रखा जाता है। पैराग्राफ चेंज। नॉर्मली स्टोरेज कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। नॉर्मली स्टोरेज कॉस्ट को इन्वेंट्री की कॉस्ट से एक्सक्लूड किया जाता है बेटा। नॉर्मली स्टोरेज कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन लिखेंगे अगले पैराग्राफ में। बट इफ स्टोरेज कॉस्ट इज इनकर्ड प्रायर टू subsequent process, this is a key word beta, prior to subsequent process is a key word, you have to understand this meaning of the line। अगर storage cost is incurred prior to subsequent process को इन्वर्ट कॉमा में करेंगे, prior to subsequent process, then it is included in कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इसको एक आप लोग फ्लो चार्ट के फॉर्म में सीख लीजिए, जो कल मैंने आपको बताया था। जैसे 3 प्लांट है, प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3। खाली फ्लो चार्ट बना लो, इसको इंटरप्रेट आप लोग खुद ही कर लेंगे बेटा। ये प्रायर टू सब्सिक्वेंट प्रोसेस का मतलब समझ में आ जाएगा। तो प्लांट 1 से माल बन के बाहर निकला, यहां पर उसको स्टोर किया गया। प्लांट 2 में जाने से पहले प्लांट 2 से बन के बाहर निकला, यहां पर उसको स्टोर किया प्लांट 3 में जाने से पहले, फिर प्लांट 3 में माल गया, फिर वो फिनिश गुड्स बन के बाहर निकला। मैं खाली फ्लो चार्ट बनवा रहा हूं, बाकी आप लोग खुद समझ जाएंगे। ये स्टोरेज कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे। दिस स्टोरेज कॉस्ट शैल बी इंक्लूडेड, शैल बी इंक्लूडेड। मतलब इस फ्लो चार्ट से आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी, ये प्रायर टू सब्सिक्वेंट प्रोसेस का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है अगर एक रॉ मटेरियल कई प्रक्रियाओं से होके गुजरता है, कई प्लांट से होके गुजरता है, तब फिनिश गुड बनता है। और एक प्लांट से निकलने के बाद और सेकंड प्लांट में डालने से पहले उसको स्टोर करना पड़ता है, या सेकंड प्लांट से निकलने के बाद और थर्ड प्लांट में घुसने से पहले स्टोर करना पड़ता है। इस स्टोरेज कॉस्ट को अपन लोग इंक्लूड करते हैं कॉस्ट में। मेरे बच्चों, आज की क्लास में आप लोग को मैंने कंसेप्ट नोट जितने कल अपन ने पढ़े थे ना, वो पूरे लिखवा दिए हैं। दिस इज नॉट होल कंसेप्ट नोट अबाउट AS2,
इसके अलावा भी कंसेप्ट नोट हैं, लेकिन ये अपना अब बेस बन जाएगा 6 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक बार क्लास खत्म करने से मेरा कल की क्लास में मैं आप लोग को डायरेक्ट वो 6 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, आज नहीं करवाऊंगा क्योंकि आज टाइम नहीं है, लेकिन क्लास खत्म करने से पहले एक बार 5 मिनट जो है ना आप लोग थोड़ा स्पेंड करके इसके पूरे नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। प्लीज रिवाइज फास्ट। तो फर्स्ट पॉइंट है, मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं 5 मिनट के अंदर। फर्स्ट पॉइंट में मैंने आप लोग को इन्वेंट्री वर्ड का मीनिंग लिखवाया है कि इन्वेंट्री में 3 चीजें आती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस या अनफिनिश्ड या इनकम्प्लीट गुड्स, और फिनिश गुड्स स्टॉक इन ट्रेड। एक वैसे मैं आप लोग को ये सजेस्टेड रिकमेंडेशन दूंगा कि आप लोग कल की क्लास में आने से पहले ये 4 क्वेश्चन यानी कि 5, 6, 7, 8 इनको रफ में बना के ला सकते हैं। फेयर नहीं, अभी फेयर इसलिए नहीं क्योंकि फेयर एक बार मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इसमें जहां आप अटको ना इसके ऊपर का बैकग्राउंड पढ़ लीजिएगा तो बन जाएंगे। एक बार लिख लीजिए अपनी सीट में, और आप लोग 2 क्वेश्चन पेज नंबर 27 के भी कल बना के ला सकते हैं रफ में। प्लीज बनाइएगा बेटा, थोड़ा आधा घंटा टाइम स्पेंड कीजिएगा। आप लिख लीजिए, रफ में है पूरे होमवर्क, फेयर में नहीं है। पेज नंबर 27 निकाल लो। ये पूरे 6 क्वेश्चन जो है ना ये आप लोगों से बन जाएंगे। जब आप ये क्वेश्चन बनाओगे ना 1 और 2, सुनो बच्चों, तो इसके ऊपर का जो ये बैकग्राउंड दिया हुआ है ना इसको रीड कर लीजिएगा, ये वाला। तो आपसे ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 बन जाएंगे। नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस वाले क्वेश्चन है। और जब ये वाले 4 क्वेश्चन बनाएंगे ना, 3rd वॉल्यूम के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 बेटा, तो इन 4 क्वेश्चन को बनाने के लिए इसके ऊपर का ये बैकग्राउंड पूरा पढ़ लीजिएगा। इसको पूरा पढ़ के आप बनाएंगे, आपसे ये 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बार ट्राई कीजिएगा बेटा, तो आपको कल की क्लास में ज्यादा अच्छा लगेगा इनको बनाने में। अब चलिए जल्दी कंप्लीट करते हैं, फटाफट एक बार रिवीजन कर लीजिए बेटा। सेकंड पॉइंट में मैंने आपको वैल्यूएशन लिखवाया है। वैल्यूएशन का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना। 3rd पॉइंट में वैल्यूएशन का तरीका लिखवाया हूं, कॉस्ट या एनआरवी विचेवर इज लोअर। 4th पॉइंट है कॉस्ट निकालते समय 3 कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज में परचेज प्राइस, फ्रेट इनवाल्व और कोई भी टैक्स अपन ने परचेज में पे किया वो आता है। इसमें 2 नोट्स हैं, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह को माइनस करेंगे लेकिन कैश डिस्काउंट को माइनस नहीं करेंगे। ऐसे टैक्स जो बाद में रिफंडेबल हो जाएंगे उसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में 2 चीजें आती हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आता है और प्रोडक्शन ओवरहेड आता है, वेरिएबल फिक्स्ड। अदर कॉस्ट का मतलब होता है, इसको आप लोग, ये लीगल लैंग्वेज है, जो 7 का ए है ना ये लीगल लैंग्वेज है। एक बार पढ़ लीजिए लीगल लैंग्वेज को। कॉस्ट नेसेसरली टू बी इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू दियर प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन को इंक्लूड करते हैं। 3 एग्जांपल है, देखिए बेटा, तीनों एग्जांपल आईएमपी एग्जांपल है। अनलोडिंग कॉस्ट ये इंक्लूड करेंगे, डिजाइनिंग कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फॉर ब्रिंगिंग द मटेरियल। कॉस्ट से 5 आइटम को एक्सक्लूड करते हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट को एक्सक्लूड करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को एक्सक्लूड करते हैं, एसएनडी ओवरहेड को एक्सक्लूड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को एक्सक्लूड करते हैं, स्टोरेज कॉस्ट को एक्सक्लूड करते हैं। लेकिन इसका एक्सपर्ट नॉलेज नीचे है। इंटरेस्ट कॉस्ट का रिवीजन कर लीजिएगा। इंटरेस्ट कॉस्ट को नॉर्मली इन्वेंट्री कॉस्ट से एक्सक्लूड करते हैं, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है। एक केस है जबकि इंटरेस्ट कॉस्ट को इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है, और वो केस है अगर इन्वेंट्री खुद क्वालिफाइंग एसेट होगी, यानी जिसको सेलेबल बनाने में 12 महीने या उससे ऊपर लगते हों, तो वहां पर इंटरेस्ट कॉस्ट को इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, नहीं तो एक्सक्लूड करेंगे। लिकर इंडस्ट्री, प्लांटेशन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एग्जांपल है जो इंटरेस्ट कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। एबनॉर्मल लॉसेज में ये लीगल लैंग्वेज है। आप बच्चों को ये 3 लाइन याद करना चाहिए बेटा, जो फर्स्ट एरो की है, ये लीगल लैंग्वेज है। Abnormal amount of wasted material, labor and overhead are excluded from the cost of inventory and charge of to PL account of the period in which incurred या charge of as expense। नॉर्मल लॉस को इंक्लूड करते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको लिखवाया हूं, इस एग्जांपल के बेस पे ही वो 6 क्वेश्चन बनेंगे।
ये एग्जाम्पल उन 6 क्वेश्चन का बेस है बेटा, तो इस एग्जाम्पल को मैं रिवाइज नहीं करवा रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फटाफट रिवाइज कर लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आपका फंडा ये होना चाहिए कि इंक्लूड भी हो सकता है, एक्सक्लूड भी हो सकता है। कब इंक्लूड कब एक्सक्लूड? नॉर्मली एक्सक्लूड होता है, कुछ नहीं लिया लिखा है एक्सक्लूड होगा, खाली एओएच लिखा है एक्सक्लूड कर दो। लेकिन अगर साथ में कुछ क्वालिफिकेटरी रिमार्क दिया हुआ है, ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट, तब उसको इंक्लूड करेंगे। उसके बाद फिर स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट को नॉर्मली एक्सक्लूड करते हैं, लेकिन अगर एक प्रोसेस से माल निकल के दूसरी प्रोसेस में जाने से पहले बीच में स्टोर करना पड़ रहा है तो उसको इंक्लूड करेंगे। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल।